प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 12 का प्रकरण है भारत की विदेश नीति। देखिए विद्यार्थियों, इस वर्ष जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है और सिलेबस कम हुआ है, उसमें मैं ये मानकर चलता हूँ कि इस प्रकरण से इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आना है। भारत की विदेश नीति व संयुक्त राष्ट्र संघ इकाई 4 का ये पाठ है। आज पाठ्यपुस्तक की भाषा में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पाठ्यपुस्तक मेरे सामने है, आप लोग भी अपनी पाठ्यपुस्तक हाथ में लें, साथ में लें और इसको हम शुरू करते हैं। भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका आधार हम यूँ कहें कि कौन सा अनुच्छेद है संविधान का, तो सबसे पहले ही मैं आपको ये यहाँ लिख दूँ, अनुच्छेद 51 है। अनुच्छेद 51 जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 है संविधान का, इस भाग 4 में अनुच्छेद 51 कहता है कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार से कहता है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाएगा। राज्य विदेशी राष्ट्रों के साथ इस प्रकार से संबंध स्थापित करेगा कि उससे अधिकतम शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव पैदा हो। राज्य ये प्रयास करता रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों के माध्यम से भारत को अधिकाधिक लाभ हो। तो जब ये सब कुछ राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि भारत की विदेश नीति का निर्माण जो है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। भारत की विदेश नीति कैसी होगी वो कार्यपालिका पर निर्भर करेगी, अर्थात सरकार पर निर्भर करेगी। सरकार में प्रधानमंत्री जो हैं वह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री द्वारा ही विदेश नीति को तय किया जाता है। विदेश नीति किस राष्ट्र के साथ किस प्रकार का संबंध रखा जाए, यह तय करने वाला अनुच्छेद संविधान में है, अनुच्छेद 51। अब पाठ्यपुस्तक की भाषा क्या है इसको लेकर, यह कहता है कि स्वतंत्रता जब हमने प्राप्त की तो इस स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही हमारी सरकार ने विदेश नीति को साकार रूप देना प्रारंभ कर दिया था। मतलब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन अंतरिम सरकार की जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत सन 1946 में ही, सन 1946 के अंदर ही हमने अंतरिम सरकार की स्थापना कर ली थी। और इस अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कह लीजिए या विदेश मंत्री कह लीजिए, श्री जवाहरलाल जी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, यही 1946 से भारत की विदेश नीति को देख रहे थे। तो जो हम विदेश नीति के बिंदुओं की बात करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस व्यक्ति का हम देखेंगे वो व्यक्ति हैं श्री जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र विदेश नीति का पंडित नेहरू का संकल्प हमारे सामने था। पंडित नेहरू किस प्रकार के विचार रखते थे, तो उनका विचार था समाजवाद। समाजवादी विचारधारा के एक प्रकार से ये पक्षकार थे। समाजवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है, ये वह अर्थ है जिसमें ये कहा गया है कि राज्य गरीबों का अधिकाधिक कल्याण करेगा। राज्य इस प्रकार से व्यवस्थाएं स्थापित करेगा कि सबका कल्याण हो, शांति की स्थापना हो, सुरक्षा का माहौल हो। तो यही स्थिति राज्य में और यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना का सूत्रपात किया। और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव भी रखी। और भारत की विदेश नीति में सबसे महत्वपूर्ण है गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति से क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा हम अगले बिंदु में अभी करेंगे। गुट निरपेक्ष से क्या मतलब है, इसकी बात हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। उससे पहले मैं मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ये पहली विशेषता है, आपको पॉइंट याद रखना है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। इसका मतलब है सब जो है शांतिपूर्वक तरीके से मिलजुल कर रहें, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर हो चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। मतलब युद्ध से बचा जाए, हिंसा से बचा जाए, सब भाईचारे के साथ, भ्रातृत्व के भाव के साथ रहें। भारत और चीन के मध्य जो संबंध हैं वह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, जिसे हम पंचशील भी कहेंगे आगे चलकर, उसी पर निर्भर है इसका सारा का सारा जो प्रोसीजर है। हमारी विदेश नीति में सभी हमेशा से ही, चाहे वो पुराने प्राचीन समय से हो चाहे वर्तमान समय हो, हमने हमेशा ही
सुरक्षा और शांति की पहल की ही बात की है। हमने तब तक किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया जब तक कि उन्होंने हमें इसके लिए ना उकसाया हो। जैसे चीन का आक्रमण 1962 का, चाहे पाकिस्तान का 1965 का आक्रमण हो, तो सबसे पहले आक्रमण उन्होंने ही हम पर किया है, फिर हमने उसका जवाब दिया है। हमने कभी भी प्रथम युद्ध की नीति नहीं अपनाई। हमने कभी भी प्रथम बार हमने प्रयास नहीं किया युद्ध लड़ने का। तो इसी नीति को शांतिपूर्वक सहअस्तित्व की नीति के नाम से जाना जाता है। इतिहास में जब हम देखते हैं युद्धों ने मानवता को तहस नहस किया है, उसके लिए एक किताब में परिभाषा भी दी है कि हम पणिकर क्या कहते हैं इसके बारे में। भारत को इस बात की बड़ी चिंता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव जाति की उन्नति को संकट में डालने वाला कोई युद्ध नहीं हो। सबसे बड़ी चिंता, क्योंकि भारत उस समय नव उदित राष्ट्र था। भारत 1947 में एक प्रकार से कमज़ोर राष्ट्र हम कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। हम आर्थिक रूप से कमज़ोर थे और सैनिक रूप से या हम साजो सामान की दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से हम उस समय कमज़ोर थे। इसलिए हमने कभी भी युद्ध पहल की नीति को नहीं अपनाया। लेकिन जब हम आज सक्षम हो गए हैं, जब आज हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, तब भी हमने उसी नीति पर कायम रहना उचित समझा है। मतलब ये संसाधन के अभाव में हमने नीति नहीं अपनाई। संसाधन के अभाव में अगर हम ये नीति अपनाते तो आज जब हम सक्षम या प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में हैं तो शायद हम इसका दुरुपयोग कर रहे होते। लेकिन आज भी वही नीति हमने अपनाई है। इसका मतलब ये हमारा आधारभूत सिद्धांत है, हमने इसको स्वीकार किया है। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे रिश्ते हमेशा से ही प्रभावित रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, भारत और चीन की अगर हम बात करें, तो हमेशा से ही हम इन दोनों राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंधों में नहीं रहे। यद्यपि कई बार इसे हमारी दुर्बलता भी माना गया। चाहे 1956 में स्वेज नहर का संकट हो, स्वेज नहर का संकट और हमारा इसके बीच में क्या संबंध है, इसको लेकर भी हम बात करते हैं। ये 1967 का अरब संकट था और 1962 में चीन के साथ संघर्ष की बात हो, 1971-72 में बांग्लादेश का निर्माण, या हम भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करते हैं, ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जब भारत की विदेश नीति की परीक्षा हुई है। भारत की विदेश नीति किस स्तर की नीति है, इसकी परीक्षा लेने के लिए ये बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। स्वेज संकट जो है वो दो महाशक्तिशाली देशों के बीच में उत्पन्न हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। लेकिन हमने वहाँ पर किसी भी गुट में सम्मिलित होने या किसी भी महाशक्ति के हाँ में हाँ मिलाने का हमने कार्य नहीं किया। हमने दोनों महाशक्तियों का विरोध किया। हम उनसे, उनकी नीतियों से पृथक रहे, जिसे ही आगे चलकर हम अभी गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में बात करने वाले हैं। उसके बाद में 1967 का अरब इजराइल युद्ध। अरब इजराइल युद्ध में भी यही दो महाशक्तियाँ इन्वॉल्व थीं, चाहे वो सोवियत संघ हो चाहे वो अमेरिका हो। तो इन्हीं दोनों महाशक्तियों के कारण ही अरब इजराइल युद्ध हुआ है। लेकिन उस समय भी भारत ने इस युद्ध को सही नहीं कहा, इस युद्ध के पक्ष में कभी भी खड़ा नहीं हुआ। भारत कभी भी अमेरिका या सोवियत संघ की ओर झुका हुआ नहीं दिखा। जो गलत है उसका हमेशा ही भारत ने प्रतिकार किया है, विरोध किया है। उसके बाद में 1960 का सिंधु जल समझौता है। 1960 का भारत और पाकिस्तान के बीच में जब सिंधु जल समझौते की बात आती है तो हमने हमारे जो जल स्रोत हैं, नदियां हैं, सिंधु नदी जो भारत से प्रवेश करती है, हमने उसका 60% से ज़्यादा जल पाकिस्तान को देना स्वीकार किया है। अगर हम चाहते तो बांध बनाकर हम उस जल को भारत में एकत्रित कर सकते थे और भारत में अधिकाधिक उपयोग ले सकते थे, लेकिन इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता। इसलिए हमने वहाँ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के साथ हमने पाकिस्तान को अधिक जल देना स्वीकार किया। 1962 में चीन के साथ संघर्ष की बात हो, 71-72 में बांग्लादेश के संघर्ष की बात हो, हमने टकराव को हमेशा टालने का प्रयास किया है। हमने युद्ध को हमेशा समाप्त करने का प्रयास किया है। उसके बाद में शांति और सह अस्तित्व हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसका मूल मंत्र है। और मूल मंत्र क्या है? जियो और जीने दो, शांतिपूर्वक जियो और जीने दो। पड़ोसियों के साथ एक अच्छे संबंध स्थापित हों, इसका प्रयास भी भारत हमेशा से करता रहा। इसलिए इस पहली विशेषता को, जो विदेश नीति की विशेषता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व मिलजुल कर रहने की बात, जियो और जीने दो की नीति की बात है। पहली विशेषता आप इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध है।
जो हम कहते हैं कि उपनिवेशवाद, क्योंकि भारत स्वयं भी उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद, जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उस समय जो ब्रिटेन या फ्रांस थी, साम्राज्यवाद का हमने विरोध किया। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में भारत के आज़ाद होने के पीछे द्वितीय विश्व युद्ध काम कर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध का जब परिणाम लगभग 1945 में सामने आया और ब्रिटेन, हालांकि मित्र राष्ट्रों ने वह युद्ध जीत लिया, मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, युद्ध जीतने के बावजूद भी ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ और भारत में उस समय महात्मा गांधी ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर अंग्रेज़ों को कहा कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों ने हमें स्वाधीनता देना स्वीकार किया। तो इस प्रकार से हम उपनिवेश से मुक्त हुए, हम ब्रिटेन के उपनिवेश जो हैं उस रूप से हम आज़ाद हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भारत ने विरोध किया और भारत के आज़ाद होने के बाद में ऐसे बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं जिन्हें हम, जैसे हम कह सकते हैं श्रीलंका आज़ाद हुआ, जिसे हम कह सकते हैं कि अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं। तो उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का जब भारत दंश झेल चुका था, भारत पीड़ा भोग चुका था, तो भारत ये चाहता था कि छोटे छोटे राष्ट्रों को आज़ाद कर दिया जाए, ब्रिटेन की गुलामी से मुक्ति हो, फ्रांस की गुलामी से मुक्ति हो। विश्व के किसी भी हिस्से में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, विशेषकर हमारी स्वतंत्रता के बाद, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको, सब जो प्रभाव काम कर रहा है वो सेकेंड वर्ल्ड वार का प्रभाव काम कर रहा था। हमें आज़ादी मिलना या हमें आज़ादी देना ब्रिटेन की मजबूरी बन गया था। तो ऐसी स्थिति में अन्य देशों को आज़ादी देने के लिए भारत ने जोरदार वकालत की। भारत ने इसके लिए एक संगठन बनाया जिसे हम गुट निरपेक्ष संगठन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, NAM नाम के नाम से भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति की विशेषता है, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, जिसमें नेहरू, नासिर और टीटो, तीन महत्वपूर्ण नाम आएंगे, नेहरू, नासिर और टीटो। हम इन तीनों की बात करेंगे जब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन पढ़ेंगे। हम यह बात करते हैं उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। भारत उपनिवेश रह चुका था, इसलिए भारत ने उपनिवेश का विरोध किया। भारत ने सभी अन्य राज्यों को आज़ाद करवाने के लिए अपनी विदेश नीति का इसे अंग बनाया। इसलिए दूसरी विशेषता हो जाती है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। तीसरी अगर विदेश नीति की विशेषता की हम बात करें तो रंग भेद का विरोध है। नस्ल भेद या रंग भेद का विरोध जो है वो भी भारत ने किया है, ये भी विदेश नीति का हमारा हिस्सा है। दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी जी के बारे में हम जानते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ नस्ल भेदी जो वहाँ पे उनको झेलना पड़ा, तो उस चीज़ का विरोध जब उन्होंने वहाँ किया तो उसके बाद में भारत के अंदर जब गोरे और काले के बीच में ये भेदभाव की नीति अंग्रेज अपना रहे थे तो भारत उस समय लगातार इसका विरोध कर रहा था। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत की विदेश नीति बनी, तो भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ, जो मूलतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण वहाँ रंग काला होता है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था उसका भारत ने विरोध किया। और इस आधार पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने वैदेशिक संबंध भी खत्म कर लिए थे। तो ऐसी स्थिति में रंग भेद का विरोध भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद में चौथी विशेषता की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन भारत करता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो शांति के लिए स्थापित हों, जो सबके कल्याण के लिए स्थापित हों, तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्थाओं का भारत समर्थन करता है। जैसे एक महत्वपूर्ण नाम मैं अभी लेने जा रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य के रूप में भारत था। 24 अक्टूबर 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी स्थापना हुई तो भारत, हालांकि उस समय भारत गुलाम था, लेकिन भारत ने फिर भी 1945 में प्रारंभिक सदस्य के रूप में यूएनओ की स्थापना में भूमिका निभाई है। हमारी विदेश नीति का यह आधार है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का खुलकर समर्थन किया है। यूएनओ की स्थापना विश्व शांति की स्थापना के लिए हुई, युद्धों को टाला जा सके इसके लिए हुई, क्योंकि विश्व 2 महायुद्धों को झेल चुका था। इन दोनों महायुद्धों के दुष्परिणामों को
हमने देखा तो उस समय हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य है युद्ध को टाला जा सके, बैठकर एक मंच पर बातचीत के द्वारा समस्याओं को सुलझाया जा सके। ऐसी संस्थाओं का भारत ने हमेशा समर्थन किया है, खुलकर समर्थन किया है। स्वतंत्रता से पहले ही हम संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का समर्थन दे चुके थे, जैसे कि मैंने अभी कहा। स्वतंत्रता के बाद हमने इसकी सदस्यता स्वीकार करी, इसके विभिन्न कार्यक्रमों और एजेंसियों में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वह यूनिसेफ हो, चाहे वह यूनेस्को हो, चाहे वह WTO हो, चाहे वह WHO हो। ये विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। हमने सब एजेंसियों की सदस्यता ली, हमने प्रत्येक प्रकार से हमने इन्वॉल्व होने का प्रयास किया, लेकिन ऐसी एजेंसियों, ऐसी संस्थाओं, ऐसे संगठनों में हम कदापि शामिल नहीं हुए जो गुटबाजी करते हों, युद्धों को बढ़ावा देते हों। हमने ऐसे किसी भी संगठन में हमने शामिल होना स्वीकार नहीं किया, चाहे वह सैनिक संधियां हों, सीटो, सेंटो, वारसा पैक्ट, इस प्रकार की सैनिक संधियों में हम कभी शामिल नहीं हुए, किसी गुट में हम शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद में हमने इसकी सदस्यता स्वीकार कर ली, इसके विभिन्न कार्यक्रमों को स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ हमारी प्रतिबद्धता अटूट है, हम हमेशा से इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारी स्थायी सदस्यता का दावा। संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य के रूप में 5 सदस्य हैं, उसमें रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और चीन है। इन 5 सदस्यों के अलावा स्थायी सदस्यों के रूप में और कोई नहीं है। तो भारत ये मांग करता है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता में सुधार किया जाए। भारत जैसे विकासशील देश, जनसंख्या के आधार पर, भौगोलिक आधार पर इतने विशाल देश को भी स्थायी सदस्यता दी जाए, लेकिन भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। सुरक्षा परिषद का भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन भारत कहता है हमें स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। उसके बाद में हमारी विदेश नीति के 5वां जो सिद्धांत है वह है पंचशील का सिद्धांत। कौन सा है? पंचशील। और ये कई बार छोटा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, पंचशील का सिद्धांत। इसका मतलब 5 बातें हैं इसमें, बौद्ध धर्म से प्रभावित है पंचशील का सिद्धांत, और जवाहरलाल नेहरू ने यह सिद्धांत दिया है, प्रतिपादित किया है। भारत और चीन के बीच में पंचशील संधि हुई थी और पंचशील सिद्धांतों का सृजन उस समय हुआ। आचरण के 5 इसमें सिद्धांत दिए गए हैं पंचशील में। और विदेश नीति के प्रारंभ में पड़ोसी चीन के साथ तथा बाद में बहुत सारे देशों के साथ हमने इन सिद्धांतों के आधार पर विदेश नीति की स्थापना का प्रयास किया। इसमें 5 सिद्धांत हैं, आराम से आपको सुनना है। पहला सिद्धांत क्या है पंचशील में? पहला है एक दूसरे देश प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का पारस्परिक सम्मान करेंगे। एक दूसरे की जो देश की जो शासन व्यवस्था है, सत्ता है, उसका सम्मान करेंगे। दूसरा, आक्रमण नहीं करेंगे, किसी भी पड़ोसी देश से एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा सिद्धांत है अनाक्रमण का। तीसरा सिद्धांत है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों को कभी भी विवाद का मुद्दा नहीं बनने देंगे। नंबर 4, समानता। चाहे राष्ट्र बड़ा हो चाहे छोटा, समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। चाहे विकसित हो, विकासशील हो, अर्धविकसित हो, पड़ोसी देशों को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा, समानता का दृष्टिकोण। चौथा सिद्धांत है। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मिलजुल कर रहना है, शांतिपूर्वक तरीके से रहना है। इसी नीति के आधार पर भारत ने चीन के साथ समझौता किया, लेकिन चीन ने दगा दिया हमें। 1962 का युद्ध हमें लड़ना पड़ा चीन के साथ। हालांकि भारत वर्तमान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, एक शक्तिशाली, महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अभी मौजूद है। चीन को टक्कर देने या चुनौती देने के लिए भारत तैयार है। और भारत की विदेश नीति की तीसरी और महत्वपूर्ण विशेषता है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत या गुट निरपेक्षता की नीति। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बदल गया। एक तो था साम्यवादी गुट, एक साम्यवादी गुट था, और एक था लोकतांत्रिक मूल्यों वाला गुट। लोकतांत्रिक मूल्य वाला गुट। अब जो साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था सोवियत संघ, जिसे हम USSR कहते हैं। और लोकतांत्रिक मूल्यों वाले गुट का समर्थन
नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए कहते हैं। इन दोनों गुटों में अलग अलग देश अपनी विचारधारा के आधार पर जुड़ते चले गए और ऐसी गुटबाजी से पूरा विश्व द्विध्रुवीय महाशक्ति अवस्था में बदल गया, शीत युद्ध की अवस्था में बदल गया, शीत युद्ध कोल्ड वार की अवस्था में बदल गया। भारत जैसे नवोदित राष्ट्र जो अभी हाल ही में आज़ाद हुए, उन्होंने इस शीत युद्ध में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। दोनों गुटों में से किसी गुट के अंदर सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन अपनी विदेश नीति के आधार पर दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। इसी सिद्धांत को कहते हैं गुट निरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत। देखिए 1955 में एक बांडुंग, जो इंडोनेशिया में एक शहर है बांडुंग, 1955 में बांडुंग में एक सम्मेलन हुआ। इस बांडुंग सम्मेलन में 1955 के अंदर इसकी नींव रखी गई। किसकी नींव? गुट निरपेक्षता के सिद्धांत की। 3 देश और 3 राष्ट्राध्यक्ष, नेहरू भारत से, नासिर मिस्र से और टीटो यूगोस्लाविया से। भारत के नेहरू जी, मिस्र से नासिर राष्ट्राध्यक्ष, टीटो यूगोस्लाविया के। तो इस प्रकार से इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस सम्मेलन में गुट निरपेक्षता सिद्धांत की नींव रखी और इस प्रकार के एक संगठन के निर्माण की बात कही। और आगे चलकर 1961 के अंदर एक सम्मेलन होता है बेलग्रेड में। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, तो बेलग्रेड के अंदर सम्मेलन होता है, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नाम का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड के अंदर हुआ। इस समय जो 1961 था, इसमें बेलग्रेड के अंदर सम्मेलन आयोजित किया, पहला सम्मेलन ये हुआ। फिर आगे चलकर भारत में भी 1983 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो भारत में नई दिल्ली के अंदर इसका 7वां सम्मेलन आयोजित किया गया और वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था। भारत उसका आयोजक था। 7वां सम्मेलन 1983, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। ये सम्मेलन लगातार वर्तमान में भी होते चले जा रहे हैं। वर्तमान में भी एक बड़े स्वरूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन चल रहा है। 6 विशेषताएं आपने भारत की विदेश नीति की पढ़ी और अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की क्या भूमिका है और गुट निरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में यूएसएसआर जो था वो विघटित हो गया है, सोवियत संघ वर्तमान में विघटित हो गया है, एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा है, तो वर्तमान में कोई गुट नहीं है। तो ऐसी अवस्था में गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है या नहीं है, इसकी बात हम कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बढ़िया पढ़ाई करें, पॉइंट अच्छे से ध्यान से पढ़ें, किताब से पढ़ें और उत्तर पुस्तिका में इसे लिखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।